मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज चर्चा करें भ्रष्टाचार की। इस प्रशासनिक भ्रष्टाचार या प्रशासन में भ्रष्टाचार की जब हम चर्चा करते हैं तो इसमें राजनीतिक भ्रष्टाचार भी सम्मिलित हो जाता है, क्योंकि भारत जैसे विकासशील देश में जो भी राजनीतिक प्रतिनिधि होते हैं या जिन प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाता है, ऐसे सांसद और फिर बनने वाले मंत्री, राज्यों में विधायक और फिर मंत्री, ये हमारे देश में ऐसे प्रतिनिधियों की संख्या अधिक है जो कम पढ़े लिखे हैं। उनके सामने एक ऐसा अधिकारी बैठता है, उनका सचिव बनता है, जो देश की सबसे बड़ी परीक्षा को, सबसे कठिन परीक्षा को पास करके वो चयनित होता है। तो कहां एक व्यक्ति जिसे सभी प्रकार से प्रशिक्षण दे करके उसको एक विभाग को संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है, और कहां उसके सामने एक ऐसा राजनीतिक नेता, एक ऐसा मंत्री जिसे जनता ने बहुमत के द्वारा निर्वाचित किया है। तो दोनों की योग्यता में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। वैसे कई ऐसे भी अवसर आए हैं कि उन सचिवों से, मंत्रालय में काम करने वाले सचिव या मंत्री के अधीन या विभागों में काम करने वाले सचिव से मंत्री 20 पढ़े हैं, 21 पढ़े हैं। तो कई ऐसे अवसर आए हैं, लेकिन यह अपवाद है। तो भारत में भ्रष्टाचार के लिए अकेले प्रशासन जिम्मेदार नहीं है, राजनीतिक व्यवस्था भी इसके लिए जिम्मेदार है। पूरी व्यवस्था जब करप्ट हो, भ्रष्ट हो, तो आप कैसे करके अपेक्षा करेंगे कि एक सही काम हो। भ्रष्टाचार क्या है? ऐसा आचरण जो गलत हो, सही न हो। इसमें केवल पैसा का भ्रष्टाचार सम्मिलित नहीं है। इसमें ऐसे तमाम प्रकार की गतिविधियां, तमाम प्रकार के कार्य आ जाते हैं जो उपयुक्त नहीं है। एक व्यक्ति को जब किसी एक पद पर नियुक्त किया जाता है तो उसको उससे संबंधित सभी प्रकार के दायित्व समझा दिए जाते हैं। वह अपने दायित्व का निर्वहन के लिए एक पद को संभालता है, लेकिन वह ऐसा कोई भी काम करता है जो कि पद के दायित्वों के अनुरूप न हो, हम उसे भ्रष्टाचार कहेंगे। केवल रिश्वत लेना भ्रष्टाचार नहीं है। जैसे एक शिक्षक, उसका कार्य है अध्यापन करना, लेकिन यदि वह अध्यापन नहीं करता, क्लास में नहीं जाता, क्लास में जाकर के गप मारता है, 15 मिनट देर से जाता है, 10 मिनट पहले छोड़ता है, तो वह भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। तो ऐसा प्रत्येक कार्य जो सही न हो भ्रष्टाचार कहलाता है। इसमें भाई भतीजावाद भी सम्मिलित है। मतलब अपने परिवार के लोगों को प्रश्रय देना, उनको उच्च पद पर नियुक्त करना, उनको रिश्वत लेने के लिए प्रेरित करना या भ्रष्ट आचार करने के लिए प्रेरित करना, ये तमाम चीजें भ्रष्टाचार के अंतर्गत आती हैं। वस्तुतः आज की तारीख में भारत में भ्रष्टाचार प्रशासन का, राजनीतिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि जब एक सांसद निर्वाचित होकर के सदन में पहुंचता है और वह शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करता है, तो उसका शपथ पत्र असत्य होता है। क्यों? क्योंकि शासन या निर्वाचन आयोग ने चुनाव लड़ने के लिए जितनी राशि खर्च करने की सीमा निर्धारित की है, उससे कम 10 गुना अधिक राशि खर्चा करके एक व्यक्ति संसद का सदस्य बनता है, विधायिका का सदस्य बनता है। लेकिन जब वह इस खर्च का हिसाब देता है निर्वाचन आयोग को, सर्वथा असत्य जानकारी देता है, और इस प्रकार से एक असत्य से उसके राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है। स्वाभाविक है, यदि एक राजनीतिक नेता या एक चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति
करोड़ों रुपए खर्चा करके चुनाव जीतता है तो उसको यह भी अपेक्षा होती है कि इस खर्च की गई राशि का कम से कम 10 गुना में वसूल करूंगा, और वह किसी न किसी प्रकार से उस राशि को वसूल करता है, पूरा ब्याज समेत। और एक बार यदि कोई भारत में सांसद बन गया, विधायक बन गया, तो उसकी 7 पुश्तें भी यदि उस राशि को खर्च करें तो भी खर्च नहीं कर पाते। तो भ्रष्टाचार आज हमारे जीवन का अंग बन गया है। यह भी कुछ लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार का विरोध, भ्रष्टाचार की आलोचना वे लोग करते हैं जो भ्रष्टाचार करने का अवसर नहीं पाते। जो भ्रष्टाचार करने का जिनको मिलता नहीं है वही लोग भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं। आखिर हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में भ्रष्टाचार कहां नहीं है? वह हमारे जीवन का एक अंग बन गया है। और उस पर भी तुर्रा ये कि भ्रष्टाचारी कभी भी अपने चेहरे पर शिकन तक नहीं लाता। आज लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जेल की सजा काट रहे हैं, अभी पेरोल पर छूटे हुए हैं। उनके चेहरे पर आप शिकन देखेंगे? पूरे भारत भर में हजारों लोग ऐसे हैं जो कि भ्रष्ट हैं, लेकिन इनके चेहरे पर थोड़ी सी भी शिकन नहीं है कि हम भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए थे, जेल में हैं, या जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी, या न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। चेहरे पर कोई शिकन नहीं। तो इसे कहते हैं भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के कारण पर थोड़ा सा विचार करें। सबसे पहला कारण है ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण अंग्रेजों के देन है। ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेज अधिकारी जो होते थे उनको बहुत अधिक वेतन मिलता था, लेकिन उनके अधीन जो भारतीय कर्मचारी काम करते थे उनको बहुत कम वेतन दिया जाता था। तो उस जमाने में यह माना जाता था कि चूंकि भारतीय कर्मचारियों को ब्रिटिश सरकार बहुत कम वेतन देती है, इतना कम वेतन देती है कि महीने भर का गुजारा भी संभव नहीं होता, तो उनको थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार करने का, लोगों से पैसा लेने का अधिकार होना चाहिए। ये ऐतिहासिक कारण है। इसके अलावा जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार को अनेक प्रकार के सामग्रियों की आवश्यकता पड़ी। तो भारतीय व्यापारियों ने, पूंजीपतियों ने अंग्रेज अधिकारियों को रिश्वत दे करके उनसे क्रय आदेश प्राप्त किया, विभिन्न प्रकार के सामग्रियों की सप्लाई का आदेश प्राप्त किया। तो व्यापारियों ने इसकी शुरुआत की। जब देश आजाद हुआ तो भारतीयों के कंधे पर शासन सत्ता आ गई। स्वाभाविक है, हमने आंदोलन किया था, भारतीय जनता ने आंदोलन किया, जेल गए, पुलिस की लाठियां खाई। तो जिन लोगों को जेल की सजा हुई, जिन्होंने राजनीतिक आंदोलन का, स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, उनके मन में यह भावना आई, चूंकि हमने बलिदान किया, हम जेल गए थे, जेल में चक्कियां पीसनी पड़ी, हमको लाठी की मार पड़ी, हमारे प्रयास से स्वतंत्रता मिली है, तो क्यों न आप इसकी कीमत हमको अदा करें। यह जो भावना है, सभी स्वतंत्रता सेनानी नहीं, लेकिन कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी भारत में हैं, थे, अभी तो नहीं है, थे, जिन्हें आप राजपुरुष कह सकते हैं। प्लेटो का स्टेट्समैन याद करिए, प्लेटो ने स्टेट्समैन नाम का एक पुस्तक लिखा, राजपुरुष जो राज्य के लिए आदर्श होते हैं। ऐसे राजपुरुष आज की तारीख में भारत में नहीं है, लेकिन सब के सब राजपुरुष नहीं बन सकते। आज राजनीतिज्ञ हैं। इन राजनीतिज्ञों ने कहा हमको उसकी कीमत चाहिए, हमने जो स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान किया था उसकी कीमत चाहिए। कीमत कहां से आप वसूल करेंगे? पद पर जाइए, पद पर रह करके भ्रष्टाचार करिए, उसकी कीमत मिल जाएगा। और उस जमाने में जो प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे, इन प्रशासनिक अधिकारियों की सहमति के बिना
ये मंत्री, ये राजनीतिक नेता भ्रष्टाचार नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि राह दिखाने वाला, मार्ग बताने वाला, कहां पर गुंजाइश है ये बताने वाला प्रशासनिक अधिकारी ही हो सकता था, नेता नहीं। और जब प्रशासनिक अधिकारी ने उनको प्रोत्साहित करना शुरू किया तो स्वाभाविक है उनको तो भ्रष्टाचार में लिप्त कर दिया गया, खुद भी भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गए। और यह क्रम आज भी चला आ रहा है। तो इसके लिए केवल प्रशासनिक अधिकारी उत्तरदायी नहीं है, राजनीतिक नेता भी उतने ही उत्तरदायी हैं। दूसरा, प्रशासन का विस्तार हुआ, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या कम हुआ करती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जैसे जैसे प्रशासन के कार्य बढ़ते गए, प्रशासनिक अधिकारियों का विस्तार हुआ और इतना विस्तार हुआ कि आज की तारीख में पूरे भारत में लाखों की, मतलब करोड़ों की संख्या में कर्मचारी और अधिकारी काम कर रहे हैं। स्वाभाविक है इतने लोगों पर एक साथ नियंत्रण होना बहुत कठिन है। तीसरा, नैतिक मूल्यों का ह्रास। भारतीयों में नैतिकता का प्रतिशत बहुत कम है। ऐसे ईमानदार लोग बहुत कम आपको देश में मिलेंगे जो नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं, नैतिक मूल्यों को बनाए रखते हैं। सब कोई टीएन शेषन नहीं होते। एक टीएन शेषन ईमानदार थे। उन्होंने सोचा कि यदि मैं निर्वाचन आयुक्त हूं तो निर्वाचन की व्यवस्था को दुरुस्त कर दूंगा। और देखिए, चूंकि वो उस विभाग के सर्वे सर्वा थे, इसलिए उन्होंने जो व्यवस्था थी उसी व्यवस्था के अंतर्गत उन व्यवस्थाओं को ईमानदारी से लागू करना शुरू किया। चुनाव में भ्रष्टाचार को बहुत हद तक नियंत्रित करने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका है। और उनके बाद जो उनके उत्तराधिकारी आए, इन उत्तराधिकारियों ने भी उसी चीज को लंबे समय तक मेंटेन किया। अभी जो निर्वाचन में जो अच्छी चीजें दिखाई देती हैं, ये सब टीएन शेषन की देन है। लेकिन सबके सब टीएन शेषन नहीं बन सकते, तो नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है। तीसरा, नौकरशाही। प्रशासनिक अधिकारियों को एक बुरे रूप में नौकरशाह कहा जाता है। नौकरशाह, नौकर हैं तो नौकर, गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हैं। सर्वेंट माने नौकर, नौकर तो हैं लेकिन इनका रुतबा शाह मतलब राजा के समान होता है, शासक के समान होता है, इसलिए इनको नौकरशाह कहा गया है। चौथा, पांचवा, लाल फीता शाही। हर काम फाइल के माध्यम से होता है। फाइल में लाल रंग का फीता बांधा जाता है और एक बार फाइल शुरू हुई तो 2500 टेबल से होते हुए उच्च अधिकारी तक वह फाइल पहुंचती है। इन पूरे जो 25 लोग हैं, इन सबको संतुष्ट करना पड़ता है, तब जाकर के कोई काम होता है। मतलब कि जो काम 1 घंटे में होना चाहिए वही काम 1 साल में भी हो गया तो बहुत बड़ी बात है। आम चुनाव, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का कारण है। आम चुनाव में जितने भी लोग चुनाव में खड़े होते हैं, प्रायः 80% कैंडिडेट्स करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं। करोड़ों मतदाताओं को पैसा देकर के वोट लेते हैं। आम चुनाव भारत के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है। और दूसरी चीज, ये राजनीतिक दल कंपनियों से, उद्योगपतियों से, पूंजीपतियों से चंदा लेते हैं, करोड़ों रुपए चंदा लेते हैं और कहां से चंदा मिला ये नहीं बताना पड़ता। तो जब एक पूंजीपति करोड़ों रुपए किसी राजनीतिक दल को चंदा देता है तो करोड़ों रुपए 1 करोड़ के बदले में 10 करोड़ कमाएगा। ये बिल्कुल आम बात है, सामान्य सी बात है। फिर पुलिस की निष्क्रियता। पुलिस के बारे में हमारे भारतीयों के मन में जो भावना है वह नकारात्मक है। पुलिस सुरक्षा के लिए होती है, अपराधियों को पकड़ने के लिए होती है, लेकिन पुलिस भारत में निष्क्रिय है।
डंडा मार पुलिस को देख करके हमारे एक आम जनता के मन में एक सुरक्षा का भाव उत्पन्न होना चाहिए, लेकिन हम भय का भाव महसूस करते हैं। इसलिए पुलिस वालों से न दोस्ती ठीक न दुश्मनी ठीक। तो पुलिस की निष्क्रियता भी खुद तो भ्रष्ट है, वह किस प्रकार से भ्रष्टाचार को नियंत्रित करेगी। लचर नियंत्रण व्यवस्था ठीक नहीं है। अब भारत की जो नियंत्रण व्यवस्था है वो तो इतनी बेकार है जिसके बारे में आप कभी सोच नहीं सकते। नियंत्रण व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। और आगे न्याय व्यवस्था की क्या कहना। न्याय व्यवस्था ऐसी है, विलंबनकारी न्याय व्यवस्था। एक व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है कि उसने अपराध किया है, उसका वकील ये तर्क देता है कि इसने वह अपराध नहीं किया है, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। दूसरा सामने वाला वकील उस पर जो आरोप लगाता है वह अच्छी तरह से जानता है, दोनों वकील अच्छी तरह से जानते हैं कि अपराध किसने किया है और अपराध किस स्तर का हुआ है। तर्क वितर्क देते हैं, तर्क कुतर्क करते हैं, और इन सब के बीच न्यायाधीश अपना निर्णय देता है। तो ये भारत की जो न्याय व्यवस्था है बहुत जटिल है, बहुत विलंबनकारी है। अभी थोड़े दिन पहले 35 साल पहले जो एक मर्डर केस हुआ था, उस केस का अभी निर्णय आया है, 35 साल पहला। और जो आरोपी उसमें पकड़े गए थे वो उस समय नाबालिग थे, आज 50 साल के हो चुके हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक जिला न्यायालय ने एक सेवानिवृत्त क्लर्क को 500 रुपए गबन के जुर्म में सेवानिवृत्ति के 14 साल के बाद 6 महीने की सजा सुनाई है। सेवानिवृत्ति 60 वर्ष की आयु, उसके 14 साल के बाद, मतलब आज 74 साल का हो चुका है वह व्यक्ति। किसी जमाने में उसने 500 रुपए गबन किया था, सरकारी राशि का दुरुपयोग किया था, तो 500 रुपए गबन के आरोप में उसको 6 महीने की सजा, जेल की सजा हुई है। और भारत में ऐसे व्यक्ति जो करोड़ों अरबों का भ्रष्टाचार किए हैं, आज भी देश का शासन चला रहे हैं। ये भारत की न्याय व्यवस्था की कमजोरी है। तो ये कुछ कारण हैं। देखें घोटाला के कौन कौन से घोटाले हुए, थोड़ा सा इसकी गणना कर लें, नाम सुन लें। सबसे पहले आता है प्रताप सिंह कैरो। ये पंजाब के मुख्यमंत्री थे। इनकी पत्नी ने 2202 रुपये, 1950 के दशक की बात है, 2202 रुपये लेकर के एक कंपनी स्थापित किया और 3 साल में लाखों की संपत्ति हो गई। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार किया। इसी भ्रष्टाचार के कारण प्रताप सिंह कैरो को त्याग पत्र देना पड़ा। पंडित नेहरू से कहा गया जांच करवाइए, पंडित नेहरू जांच के पक्ष में नहीं थी। इसी प्रकार से जीप घोटाला हुआ, इसमें तत्कालीन रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन सम्मिलित थे, कुछ नहीं हुआ। इसके बाद जीवन बीमा निगम में घोटाला हुआ, घोटाला मतलब पैसे खाओ, कुछ नहीं हुआ। फिर बोफोर्स घोटाला, इसमें स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने रिश्वत लिया या उनके रिश्तेदारों ने रिश्वत लिया। जेपीसी का गठन किया गया था, उसने सौदे की जांच नहीं की, उसने बोफोर्स की क्वालिटी की जांच की। आखिर इस घोटाले में, बोफोर्स घोटाले में इतना ज्यादा खर्चा हो चुका सरकार का जितने का घोटाला ही नहीं था। बस जांच चल रही है, जांच में करोड़ों अरबों रुपए खर्चा कर दिया सरकार ने, लेकिन पता नहीं लगा पाया, कोई जांच एजेंसी पता लगा नहीं पाई।
फिर प्रतिभूति घोटाला, 5,000 करोड़ का घोटाला था। आज से कम 30-35 वर्ष पहले घोटाला हुआ था। फिर आगे चारा घोटाला, 950 करोड़ रुपए का था। इसमें स्पष्ट रूप से लालू प्रसाद यादव की भूमिका थी। जानवरों के लिए जो चारा होना था, उस चारा न खरीद करके इन्होंने 950 करोड़ रुपया बचा लिया। जब पहली बार सीबीआई ने एक दफ्तर में छापा मारा तो एक ऑफिसर की अलमीरा में करोड़ों रुपए उसको मिले थे नगद, अलमीरा में, वो भी ऑफिस में। जैसे जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है, तो इसमें जिस गाड़ी का नंबर दिया गया वह किसी स्कूटर का नंबर था, किसी मोटरसाइकिल का नंबर था। मतलब भ्रष्टाचार की चरम सीमा तक यह बात पहुंची थी। इसी के परिणाम स्वरूप लालू प्रसाद यादव आज जेल में है। लेकिन इन नेताओं को पेरोल भी मिल जाता है। जेल की सजा काटने के दरमियान पेरोल मिल जाता है। पेरोल मतलब जेल से छूट जाते हैं कुछ दिनों के लिए, घूम घाम कर बढ़िया अपना एंजॉय करके फिर पेरोल की अवधि समाप्त हुई फिर पहुंच जाते हैं। ये है भारत की न्याय व्यवस्था। मतलब कि जेल में भी वह 5 स्टार होटल की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। आगे आएंगे इस पर। फिर जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसके बारे में कहा जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों को उनका वोट लेने के लिए पीवी नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इन सांसदों को रिश्वत दिया था। क्या हुआ? पूरे भारत में चिल्लाए लोग। राजनीतिक नेताओं का तो काम ही है चिल्लाना। हंगामा हुआ, जांच आयोग बनी, कोर्ट में केस गया, बाइज्जत बरी। इसके बाद तहलका घोटाला हुआ, फिर ताबूत घोटाला हुआ। सेना को सप्लाई किए जाने के लिए ताबूत खरीदने के लिए घोटाला हुआ। फिर 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ। इसमें 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला सीएजी ने आकलन किया था। अभी भी इंक्वायरी चल रही है। ढाक के 3 पार, कुछ नहीं। और राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल की चर्चा पहले हो चुकी है। राष्ट्रमंडल के देश आपस में मिलकर के खेल खेलते हैं, क्रीड़ा प्रतियोगिताएं होती हैं। इसमें सुरेश कलमाड़ी को मुखिया बनाया गया था, खेल कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया। सोचिए कि एक मशीन, मान लीजिए कोई मशीन खरीदना है, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के काम आती है। मान लीजिए उस मशीन की कीमत 2 लाख रुपए है, लेकिन ये खरीदे नहीं, किराए पर किसी एजेंसी से किराए पर लिए और उसका किराया उन्होंने 50 लाख दे दिया। 2 लाख की मशीन, 50 लाख रुपए किराया। कोई नियंत्रण नहीं, चेहरे पर शिकन तक नहीं। फिर आदर्श सोसाइटी घोटाला। कारगिल में जो सैनिक शहीद हुए थे उनके परिवार को मकान आवंटित करने के लिए मुंबई में बहुमंजिला भवन बनाया गया, लेकिन 1-2 को छोड़ करके कोई भी शहीद के परिवार को मकान नहीं मिला, फ्लैट नहीं मिला। जितने राजनीतिक नेता थे, इन राजनीतिक नेताओं ने फ्लैट का आवंटन अपने नाम से करा लिया। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। फिर आगे पेपर लीक घोटाला। अभी हरियाणा में पेपर लीक और उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की घटना हुई है कि प्रेस में काम करने वाले एक कर्मचारी को कोचिंग सेंटर के संचालकों ने पटाया कि तुम एक कॉपी देना हमको। सौदा हुआ 36 लाख रुपए में और वह कर्मचारी प्रेस से एक कॉपी ला करके उनको दे दिया। इन कोचिंग सेंटर के संचालकों ने उस पेपर को जो 36 लाख रुपए में खरीदा था,
उसको 20-20 लाख रुपए में 200 लोगों को बेचा। सोच लीजिए कहां तक गहरी पड़ी है भ्रष्टाचार की जड़ें हमारे देश में। फिर कोयला घोटाला की इंक्वायरी तो अभी भी चल रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ के एक आईएएस अधिकारी, मुख्यमंत्री के उप सचिव भी जेल में हैं अभी। कोयला घोटाला। और वर्तमान दिल्ली सरकार, अभी 2 दिन पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर सीबीआई ने शिकंजा कसा है शराब घोटाले में। इसके पहले वहां के एक और मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में हैं, लेकिन जेल में होने के बावजूद 5 स्टार सुविधा भोग कर रहे हैं। एक और भ्रष्ट व्यक्ति है सुकेश चंद्रशेखर, वह जेल में 80,000 की जींस पहन के घूमता है। भ्रष्टाचार कहां नहीं है। मतलब आप यदि संपन्न हैं तो आपको जेल में भी सभी प्रकार की सुविधाएं मिल सकती हैं, मिल रही हैं। तो क्या कहने, ये अपना भारत है। हम इस भारत को पूजते हैं। भारत की एक एक मिट्टी, एक एक नदी, नाले, पहाड़ सब हमारे लिए पूजनीय हैं। लेकिन यहां के लोग किस प्रकार के हैं, सोच लीजिएगा। तो भ्रष्टाचार को अब नियंत्रित करने की बात करते हैं। भ्रष्टाचार नियंत्रित कैसे होगा? यह भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक सब तरफ फैला हुआ है। एक छोटा सा आप घर में प्रयोग करिए, जैसे प्रेस के एक वायर को धीरे से निकाल दीजिए। किसी मैकेनिक के पास जाइए, वो मैकेनिक कहेगा इसका एलिमेंट जल गया है, 200 रुपए इसकी कीमत होगी। जबकि वास्तविकता क्या है, केवल एक वायर डिस्कनेक्ट है। तो छोटे स्तर पर भी भ्रष्टाचार है, बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार फिर अरबों खरबों में होता है, छोटे स्तर पर छोटे रूप में होता है। मतलब आज आप किसी भी कार्यालय में जाएंगे तो बिना पैसे के, बिना रिश्वत के आपका कोई काम नहीं होगा। पैसे दीजिए, जो काम चाहे करा लीजिए। निवारण और नियंत्रण कैसे होना चाहिए? सबसे पहली चीज, नियंत्रण व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनके विरुद्ध ऐसा कठोर कार्रवाई होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करने के पहले 5 बार सोचे। लेकिन ये भारत में नहीं होगा। न्याय व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत में जो व्यक्ति जेल में रहता है वह जेल में रहते हुए चुनाव लड़ सकता है। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति जेल में है, एक बार कोई व्यक्ति जेल चला गया तो वह किसी सरकारी नौकरी के लायक नहीं रहता। क्योंकि भारत की न्याय व्यवस्था का एक सिद्धांत है, जब तक न्यायपालिका किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित नहीं कर दे तब तक वह व्यक्ति अपराधी नहीं माना जा सकता। और जब वह अपराधी नहीं है तो चुनाव लड़ सकता है, मत दे सकता है। इसीलिए भारत में जो बड़े बड़े आपराधिक तत्व हैं, जिनके विरुद्ध बहुत ही गंभीर किस्म के आरोप हैं, ऐसे व्यक्ति भी भारत में सांसद न केवल बनते हैं अपितु मंत्री बनकर आप पर शासन करते हैं। तो न्याय व्यवस्था भी दुरुस्त होनी चाहिए। तीसरी चीज, नैतिक शिक्षा। हम भारतीयों को नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। बचपन से ही आप बच्चों को अच्छी चीजें बताइए, राष्ट्र प्रेम की भावना उत्पन्न करिए, नैतिकता की शिक्षा दीजिए, कर्तव्य के बारे में, अपने जिम्मेदारियों के बारे में उन्हें सिखाइए। बचपन से यदि आप उनको इस संस्कार में डालेंगे तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक परिणाम उनको देखने को मिलेगा। फिर जन जागरण होना चाहिए। कहीं भी इस प्रकार से रिश्वतखोरी होती है उसका विरोध होना चाहिए। और केंद्रीय सतर्कता आयोग, यद्यपि इसे आज संवैधानिक स्वरूप दिया जा चुका है, लेकिन यह केवल एक परामर्श देने वाली संस्था है। वह कोई खुद होकर के कोई केस दायर नहीं करता। और आखिरी है सीबीआई।
सीबीआई एक ईमानदार संस्था तो है, लेकिन इस पर भी कई बार उंगलियां उठती रही हैं। सीबीआई सीधे प्रधानमंत्री के नियंत्रण में रहता है। सीबीआई सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है अपना हर गतिविधियों के बारे में। तो स्वाभाविक है प्रधानमंत्री भी एक दलगत व्यक्ति होता है। तो सीबीआई जांच एजेंसी ईमानदार है और उसके द्वारा जो जांच की जाती है प्रायः उसकी सफलता का प्रतिशत अन्य किसी भी एजेंसी की तुलना में अधिक है। यद्यपि सीबीआई के भी अधिकारियों को कई बार भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा जा चुका है, लेकिन फिर भी सीबीआई को और ज्यादा दुरुस्त बनाने की और उसको और ज्यादा विस्तृत करने की आवश्यकता है। तो मूल बात यह है कि हम अपने मन में भ्रष्टाचार को अस्वीकार करें। जब तक प्रत्येक व्यक्ति मन में यह नहीं सोचेगा कि भ्रष्टाचार ठीक नहीं है, तब तक देश में भ्रष्टाचार ठीक नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार दूर नहीं किया जा सकता। आज दुनिया में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड ये ऐसे देश हैं जो ईमानदारी के ग्राफ में सबसे टॉप में है, क्योंकि हर काम कायदे से होता है, हर काम नियमतः होता है। आप लाख रिश्वत दीजिए, कुछ नहीं होता। अरब देशों में यदि कोई प्रधानमंत्री कहे, यदि कोई वहां का नेता कहे कि यहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको गोली मार देंगे। जापान में यदि प्रधानमंत्री कहे ऐसा, उसको जेल की सजा हो जाएगी। अमेरिका में यदि राष्ट्रपति कहे कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो अमेरिका में उस राष्ट्रपति के विरुद्ध मुकदमा दायर हो जाएगा। लेकिन भारत में राजीव गांधी ने एक बार संसद में वक्तव्य देते हुए कहा था कि भारत में जो 1 रुपए हम आम जनता के लिए स्वीकृत करते हैं, केवल 10 पैसा ही वहां तक पहुंच पाता है। तो राजीव गांधी की वाहवाही के नारे लगे थे कि कितना स्पष्टवादी है हमारे प्रधानमंत्री, जबकि खुद बोफोर्स घोटाले में संलिप्त माना गया था। तो यह है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को समाप्त करना संभव नहीं है। हाँ, यदि न्याय व्यवस्था दुरुस्त हो, जांच व्यवस्था दुरुस्त हो, तो नियंत्रित किया जा सकता है। आज बोलिए कौन सा विभाग भ्रष्ट नहीं है? भारत का हर विभाग भ्रष्ट है, कोई भी पाक साफ नहीं है, सब जगह भ्रष्टाचार आपको मिलेगा। तो ये है भ्रष्टाचार। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। आपको धन्यवाद।